हेलो दोस्तों, नमस्कार। द स्कूल ऑफ सिविक्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट विजय कुमार पांडे। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मनु थिंकर, जो इंडियन थिंकर हैं, उन पर पूछे गए कुछ प्रश्न वन लाइनर में। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप लिख पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए एक एक लाइन में इसका मैंने लिखने की कोशिश की है। इसको हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग एक कापी कलम लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि हो सकता है कि बोर्ड पे बहुत ज़्यादा क्लियर ना हो। तो मैं इसको एक एक लाइन में पढ़ करके बताऊंगा, एक दो बार रिपीट करूंगा, जिससे आप लोग लिख सकें, और फिर उसके बाद से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, जिससे आने वाली परीक्षाओं में आप लोग उपयोगी होगा। इसमें जितने भी प्रश्न हैं, किसी न किसी रूप में किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। प्रश्न उतने ही बनते हैं। बहुत सारे कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो कि इस दृष्टिकोण से प्रश्न बनाते हैं कि लड़के सॉल्व ही ना कर पाएँ, तो अलग की बात है, उसके लिए हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक कोशिश हो, जितने भी प्रश्न पूछे जाएं, जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, उनको एक बार एक जगह लिख लें, जिससे कि परीक्षा के समय में उसको दोहराने और पढ़ने में आसानी हो। मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि आप लोग एक स्पाइरल वाली एक कापी ले लीजिए। स्पाइरल की मैं आप लोग दिखाऊं, जैसे इस तरीके की, ऐसे कोई भी एक कापी ले लीजिए ऐसे करके, ठीक है। आसानी से आजकल तो मार्केट में बहुत से मिल जाती हैं। इससे फ़ायदा, और जो बाइंडिंग वाली फ़ायदा ये रहता है, इसमें पूरा पेज खुलता है ऐसे करके। आप मोड़ते खोलिए बंद करिए, कोई भी दिक्कत नहीं होती, लिखने पढ़ने में ऐसे खोल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। और जो बाइंडिंग वाली रहती है उसमें ऐसे खुलेगा नहीं, खुलेगा तो थोड़ा मुड़ा रहेगा, पूरा नहीं लिख पाएंगे। ऐसे आराम से लिख सकते हैं। तो ऐसे ले लीजिए। ये मैंने फ्लैप लगा रखे हैं, देखिए फ्लैप लगा रखे हैं। ये फ्लैप पे मैंने को दो दो चार चार पन्ने छोड़ करके इसे लिख रखा है। अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू, J.S. मिल, लेनिन, कौटिल्य, ऐसे करके जितने भी थिंकर्स हैं सबके बना रखे हैं। आप अपने हिसाब से पेज छोड़ सकते, बना सकते हैं। इससे फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा इस बताना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो अरस्तु से मैं ही कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ, वन लाइनर नोट किए, ये आप किताब में पढ़ रहे हैं, किसी जगह पे किसी बुक में पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। जो नहीं आ रहा उसको एक जगह लिखते जाएंगे, तो एक ही थिंकर का एक ही जगह कलेक्शन बन जाएगा। तो बार बार वो ढूंढना नहीं पड़ेगा। कि कभी क्या होता है कि कोई चीज़ पूछा गया, अरे यार हाँ कहीं लिखा हुआ, लिखा मैंने, लिखा किसी कॉपी में, कहीं पढ़ा हुआ है, तो ऐसे ढूंढने में हमारा समय जाया होगा। अगर हम अरस्तु के लिए 8-10 पन्ने, 15 पन्ने जैसे भी छोड़ देते हैं, तो जो भी अरस्तु से रिलेटेड होगा वो हम इसको इसमें लिखेंगे। यह ऑब्जेक्टिव टाइप प्रिपरेशन के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों के लिए मनुस्मृति है, तो मनुस्मृति के पन्ने में जो क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिखा हूँ, मैंने लिख रखा है इसको। तो इतना तो याद रहेगा नहीं, इसी से देख करके कॉपी किया हूँ, और जितना बोर्ड पे हो पाए लिखा हूँ, तो एक जगह कलेक्शन रहेगा। और इसके लिए मैं ये सोचा हूँ आप लोगों को इसकी PDF प्रोवाइड कर दूँगा स्कैन करके। लेकिन आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएँ। आप लोग इधर संख्या में जितने सब्सक्राइबर हैं उतने टेलीग्राम चैनल पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग इसको द स्कूल ऑफ सिविक्स खोजेंगे तो उसमें मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो हम आप लोगों को उसका पाथ प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग वहाँ पे नहीं जुड़ेंगे तो जो भी ऑनलाइन मटेरियल मिलते हैं, या मैं कुछ भी डालना चाहता हूँ, आप सभी लोगों के पास नहीं पहुँच पाएगा। अगर आप YouTube यूज करते हैं, उसको देखते हैं, तो टेलीग्राम भी आप अपने यहाँ डाउनलोड कर लीजिए अपने सिस्टम पे, मोबाइल पे, सिस्टम पे भी हो जाता है। तो आप लोग इसको करके, कभी कभी कई बुकों में मैं उस पर डाल रखा हूँ, लेकिन हमें नहीं लगता कि सभी लोग देखे होंगे। सॉफ्ट कॉपी में जो भी मिलते हैं, मैं भी ढूंढता रहता हूँ, जो भी सॉफ्ट कॉपी मिलती है उसको मैं उस पर शिफ्ट कर देता हूँ। एक दो अच्छे बच्चे हैं आप अपने टीम के, वो लोग भेज देते हैं, मैं भी उनका भी आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। तो इसके लिए आप लोग पहले टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए, कोई भी छूटे ना, उसमें कौन सा खर्चा लगना। और एक ग्रुप डिस्कशन का भी चैनल है, उस पर मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है, आज भी फिर कर रहा हूँ। उस पर केवल हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए। अभी बहुत कम संख्या में, इसके पहले मुझे बंद कर देना पड़ा था, कुछ लोग आपसे वाद विवाद करने लगे थे। तो आप लोग
ग्रुप डिस्कशन वाले पे भी जुड़ जाइए और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। जितना अधिक हो, 1-2 दिन में सब लोग जुड़ जाइए, मुझे दिखने चाहिए संख्या वहाँ पे। मुझे भी अच्छा लगता है ना, आप लोग दिखेंगे नहीं, मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, भेजे जा रहा हूँ, पता नहीं लगता कितने लोग पढ़ रहे हैं कितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो जागरूक हैं, वो कमेंट भी करते रहते हैं। तो जितने सब्सक्राइबर हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, ज़बरदस्ती किसी को नहीं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं JSC और PPGT का एग्ज़ाम देने के लिए या आने वाले किसी भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में जिसमें पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट हो, तो आप लोग उस पर जुड़ जाइए और हम जितना मटेरियल मिल जाएगा शेयर करते हैं। जैसे मनु का मैं आप लोगों को नोट करवाऊंगा, इसका PDF 1-2 दिन में मैं डाल दूंगा, जैसे स्कैनिंग इसकी हो जाती है तो उस पर मिल जाएगा, तो आप लोग को आसानी रहेगा पढ़ने में। हाँ, अपने लिखेंगे तो लिखने से एक तो अभ्यास बनता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ऐसे होते हैं जो कि हाथ लिखने की जो क्षमता होती है कुंठित होती चली जाती है। आप लोग लिखिएगा तो याद भी हो जाता है 1-2 बार लिखने से, और उससे भी काम हो जाता है। ठीक है, सारी बातें रही, तो आप सब लोग टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा। अब चलते हैं मनु से संबंधित जो प्रश्न हैं, प्रश्न परीक्षा में उस पर चर्चा करते हैं। लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? मनुस्मृति एक पुस्तक है, वो चैप्टरों में बटी हुई है। कितने चैप्टर, कितने अध्याय हैं? कुल अध्याय हैं 12। अध्याय हैं 12 और श्लोकों की संख्या है 2694। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं और 2694 श्लोक है। 2694 याद हो जाएगा। आप लोग मोबाइल नंबर इतने लंबे लंबे याद हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक कोटेशन है जो चूंकि इसमें सभी मनु से ही रिलेटेड सवाल है, तो इसलिए मनु से ही, कोई इसमें नहीं करना कि किसी और के द्वारा लिखा हुआ है। मनु का एक कोटेशन था, यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। मनु पढ़ाते समय बताया था कि मनु ने राजा को एक ईश्वर का अवतार माना था, कि ईश्वर के उसमें गुण पाए जाते हैं। ईश्वर का प्रतिरूप है धरती पर, तो उसके अंदर वह मनुष्य तो है, लेकिन वो मनुष्य वाले अवगुण नहीं होने चाहिए कि क्रोध हो जाए, क्रोधित हो जाए या किसी पर बहुत ही खुश हो जाए। इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो मनु ये कहते हैं कि मनुष्य इंसान तो है, मनुष्य है, फिर भी किसी से नफरत नहीं करना चाहिए, द्वेष की भावना, घृणा की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह एक ईश्वर का रूप है। ईश्वर का रूप है। इस तरह से मनु ने इसकी परिभाषा दी है। तो एक कोटेशन अगर आता है तो मनु ने कहा है कि यद्यपि राजा मनुष्य है, सब उसके अंदर मनुष्य के गुण भरे हुए हैं, लेकिन वह ईश्वर का अवतार है, ईश्वर का प्रतिरूप है, इसलिए उसे नफरत नहीं करनी चाहिए। तीसरा है, मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप क्या है? सावई। सावई का मतलब होता है आर्गन, यानी अंगों को वर्णित किया गया है। तो उसमें जो राज्य का स्वरूप है वह सावई रूप है। सावई रूप है। आर्गन से बना हुआ सावई इसका अर्थ है। ठीक है। मनुष्य के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति है? 8 देवताओं की शक्ति है। 8 देवताओं की शक्ति है। विराट पुरुष जो बनाया था उसमें 8 देवताओं की शक्ति दी गई है। पांचवा है, मनुस्मृति में राज्य के दैवी सिद्धांत को अपनाया गया है। ठीक है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, तो पहला दैवी सिद्धांत है। तो राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत मनु ने अपनाया, दैवी सिद्धांत को अपनाया है कि राजा जो है ईश्वर का अवतार है। छठा है, मनु ने उस राजा को मूर्ख कहा। मनु ने उस राजा को मूर्ख कहा जो प्रशासन को स्वयं चलाने का प्रयास करते हैं। मनु ने उस राजा को मूर्ख कहा कि वह राजा मूर्ख है जो कि स्वयं शासन को चलाने का प्रयास करता है। किस हिसाब से चलना चाहिए? जो धर्म कहता है उस हिसाब से शासन चलाना चाहिए। उसको अपने स्वयं के प्रयास से कोई भी कार्य राज्य का नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो मूर्ख है, मनु ने कहा। 7वां है, राजधर्म के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मनु। राजधर्म के सिद्धांत के प्रतिपादक मनु थे। 8वां है, मनुस्मृति या स्मृति के लेखक कौन है? मनु। आसान सवाल है, नाम में ही है मनुस्मृति, लेकिन ये जो परीक्षा आई थी जिस सांस मैंने नोट किया मनुस्मृति, तो मैंने लिखा है वहाँ पर स्मृति शब्द यूज किया गया था।
मैंने लिख दिया कोरिलेट की। स्मृति, स्मृति के लेखक कौन है? तो आप लोग स्मृति ईरानी मत लिख दीजिएगा। मनुस्मृति या स्मृति के लेखक मनु है। मनु किस परंपरा के चिंतक थे? मनु किस परंपरा के चिंतन थे? धर्मशास्त्र। मनु किस परंपरा के चिंतक थे? धर्मशास्त्र। मनुस्मृति में राजधर्म की चर्चा किस की गई है? 7वें अध्याय में। हमने तो पढ़ा था 7वें में राजधर्म के सिद्धांत प्रतिपादक कौन थे? मनु। तो मनुस्मृति में राजधर्म की चर्चा किस अध्याय में की गई थी? 7वें अध्याय में की गई थी। तो ये अभी मैंने 10 लिखा, अभी और भी है। ठीक है, इसको अगर मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। पहला है मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? 12। श्लोक है 2694। यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। तीसरा है मनुस्मृति में राज का स्वरूप कैसा है? सावयवी। मनुष्य के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति है? 8 देवताओं की। मनुस्मृति में राज के दैवी सिद्धांत को अपनाया गया है, राज की उत्पत्ति के। मनु ने उस राजा को मूर्ख कहा जो प्रशासन को स्वयं चलाने का प्रयास करता है। राजधर्म के सिद्धांत के प्रतिपादक मनु। मनुस्मृति या स्मृति के लेखक कौन है? मनु है। मनु किस परंपरा के चिंतक थे? धर्मशास्त्र। मनुस्मृति में राजधर्म की चर्चा किस की गई थी? 7वें अध्याय में। मैं थोड़ा देर के लिए हट जाता हूँ, बीच में थोड़ी शाइनिंग आ रही होगी यहाँ पे तो, लेकिन आप लोग बाकी है तो शब्द आप लोग बना लेंगे। इसको आप लोग थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ता हूँ हट करके। इसको आप लोग अगर दिख रहा हो तो नोट कर लीजिए, नहीं दिखेगा तो मैं इसकी PDF आप लोगों को डाल दूंगा, देख लीजिए। तब तक कुछ क्वेश्चन मनु पे और हैं, वो भी इसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 10 उसमें लिखा, 10 पिछले में किया था, अगले वीडियो तो नहीं कर सकते अभी, और 11 से इस पे। मनु ने खट गुण बताया। खट गुण यानी कि 6 गुण। संधि, विग्रह, यान, आसन, दैधिभाव, संयम। इसको चर्चा पहले 13 नंबर वाला देखिए। मनु की जो विदेश नीति थी उसमें उन्होंने 3 पार्ट में किया कि दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध रहने चाहिए, कैसे उनके साथ भाव रहने चाहिए, कैसे उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने बताया 3 पार्ट में विदेश नीति का। मंडल सिद्धांत पहला, दूसरा खटगुण नीति, तीसरा उपाय। तो इसमें जो पहला है मनु ने खटगुण का जो है यानी कि 6 गुण का, तो मनु के विदेश नीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में है। तो किस तरह का? संधि, विग्रह, यान, आसन, दैधिभाव, संश्रय। 1 2 3 4 5 6। संधि, विग्रह, यान, आसन, दैधिभाव और संश्रय एक खटगुण है विदेश नीति में, यानी राज्यों से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, तो 6 था। उसके बाद उन्होंने बताया था उपाय, तीसरा विदेश नीति के संचालन में कैसे विदेश नीति का पालन किया जाएगा। तो उपाय में उन्होंने बताया साम, दाम, दंड एवं भेद। साम, दाम, दंड एवं भेद ये उपाय हैं और वो खटगुण की नीति है। तो मनु ने विदेश नीति में 3 पार्ट, मंडल सिद्धांत, खटगुण नीति, उपाय। उस समय के जो राज होते थे जिन्हें राष्ट्रमंडल कहा जाता था, वो 4 प्रकार के राज्य पाए जाते थे। उसमें 4 प्रकार के, मित्र राज्य, शत्रु राज्य, मध्यम राज्य एवं उदासीन। अगर राष्ट्रमंडल के हिसाब से कह लें तो मित्र, शत्रु, मध्यम एवं उदासीन 4 तरह के राज्य उस समय के राष्ट्रमंडल में पाए जाते थे। ठीक है, मित्र, शत्रु, मध्यम एवं उदासीन राष्ट्रमंडल के 4 प्रकार के राज्य थे। ठीक है, उसके बाद आती विदेश नीति के संचालन में दूत व्यवस्था और गुप्तचर का काफी महत्व था। विदेश नीति के संचालन में दूत व्यवस्था, गुप्तचर आज भी है कि जिन देशों के साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, उन रिलेशन है, तो हर देश में हमारे दूत रहते हैं जिनको हम लोग राजदूत कहते हैं, एम्बेसडर कहते हैं, और उनके दूत हमारे देश में रहते हैं। अगर कोई उनसे चर्चा परिचय करनी रहती, कोई संदेश भेजना रहता है, तो दूत के माध्यम से ही उनको भेजा जाता है। वह दूत अपने देश को बताता है और हमारे देश के जो दूतावास हैं वहाँ से उनके बारे में उनकी खबरें हमको मिलती रहती हैं। यह आपको पता होगा कि हमारे देश में जितने भी राष्ट्रों के दूतावास हैं जो नई दिल्ली में स्थित हैं,
जिस जगह उनकी दूतावास है, जो ऑफिस है, उन पर जो है उस कैंपस के अंदर, उसके अंदर उस देश का कानून चलता है। कहने का मतलब कि जो भी दूत रहेगा, जहाँ भी दूतावास बना रहेगा, जो भी चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे चीन का हो, चाहे अमेरिका का हो, उसके अंदर जो नियम कानून होते हैं वो हमारे देश के नहीं चलते, हमारे देश का नहीं चलता, वहाँ से उनके देश का कानून चलता है। अगर कोई भी अपराधी हत्या करने के बाद या कोई अपराध करने के बाद किसी दूतावास में चला जाता है और वह दूतावास जिस देश का वह देश उसको एक्सेप्ट कर लेता, ग्रहण कर लेता है, तो हम वहाँ से जाकर पकड़ नहीं सकते। उसके लेने के लिए हम उस राज्य से कहेंगे कि हमारा अपराधी हमको वापस कर दिया जाए। एक्सट्रेडिशन संधि कहते हैं इसको। जब रहेगा तभी जा कर के हम उसको ले सकते हैं। उसी तरह से दूत का महत्व पहले भी पुरातन समय में भी बहुत ज़्यादा था। दूत उस राज्य को रिप्रेजेंट करता था, जो जा कर के राजा से भाव रखता था। वो कुछ भी कहता था लेकिन उसकी हत्या नहीं की जा सकती थी, मारा नहीं जा सकता था। जैसे रामायण में आपने देखा होगा कि अंगद दूत बन करके गए थे, हनुमान जी दूत बन के गए थे। तो ये तो आप लोग इस लॉकडाउन में पूरा महाभारत रामायण देखने को मिला ही होगा। तो वह दूत, गुप्तचर जिसको हम लोग जासूस कहते हैं, वह जिस देश के भी होते हैं उसके लिए ज़रूरी सूचनाएं इकट्ठा करते हैं कि कोई कॉन्स्पिरेसी ना हो रही हो, कोई हमले की तैयारी ना हो रही हो। कई तरह से आंतरिक रूप से बाहर रूप में दोनों तरह गुप्तचर आते हैं। उसके बाद दूत एवं गुप्तचर के क्या गुण होने चाहिए? 6 गुण है। अनुरक्त, चतुर, तीव्र स्मरण, शक्तियुक्त, निर्भय, वाक्पटु, यानी कि 6 है। 6 गुण होने चाहिए। अनुरक्त होना चाहिए। अनुरक्त का मतलब है वफादार होना। अनुरक्त मतलब वफादार होना, अपने राजा, अपने राज्य, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहेगा, वफादार रहेगा। चतुर अपने आप में स्पष्ट है। तीव्र स्मरण होना चाहिए। मेरे तरफ से नहीं होना चाहिए कि बाहुबली का डायलॉग ही नहीं हमको याद आया था। तीव्र स्मरण रहना चाहिए। शक्तियुक्त, शक्ति जरूरी है, कई बार बाहुबल का प्रयोग करना पड़ जाता है। शक्ति रहना चाहिए। निर्भय, निडर होना चाहिए। निडर नहीं रहेगी तो कोई भी दूत व्यवस्था और गुप्तचर काम नहीं कर सकते। वाक्पटु, बोलने में वाक्पटुता बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो अपनी बात को, राज्य के बात को, अपनी बात को देश के संबंध में, राजा के संबंध में नहीं कर सकते। तो इतने महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न निकल करके आए हैं मनु से, जो इसमें से कई बार पूछे हुए हैं, कई रिपीट भी हुए हैं। तो इसको आप लोग कॉपी पर लिख लीजिएगा, जैसा मेरा सजेशन था। बाकी आप लोग जैसे भी तैयारी करते रहें, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा उद्देश्य है आप लोगों की तैयारी होती रहे। तो आप लोग लिख लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसको स्कैन करके डाल दूँ। थोड़ी सी राइटिंग में दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप वो चैप्टर पाठ पढ़े होंगे तो आप लोग को तुरंत समझ में आएगा कि लिखने का भाव क्या है, क्योंकि सबके लिखने का अक्षर अलग अलग होता है। अब मैं राइटिंग अपने सुधार तो नहीं सकता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा साफ साफ लिखने के लिए। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो मनु पढ़ लिया हम लोगों ने, और मनु से संबंधित प्रश्न भी देख लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।